भाइयों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से जो सड़क किनारे खड़ी है अपने पिता का टायर बदलने का इंतजार करते हुए। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक कील पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन उसी पल सामने से तेज रफ्तार में आती है एक विशाल ट्रक। अगले ही सेकंड ट्रक लड़की को सीधा टक्कर मार देता है। उसका सिर फट जाता है और वहीं सड़क पर उसकी मौत हो जाती है अपनी बेटी की अचानक मौत से। मिस्टर और मिसेस मुलिन्स की दुनिया उजड़ जाती है। दर्द इतना गहरा कि जीना भी सजा लगने लगता है। अपनी बेटी बी को वापस पाने के लिए मिस्टर मुलिन्स मदद लेते हैं अंधेरी ताकतों की। एक खतरनाक रिवाज के बाद बी की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर जगह दे दी जाती है। अब वो अपनी बेटी को घर में देख तो सकते थे, लेकिन छू नहीं सकते थे, गले नहीं लगा सकते थे। फिर भी बस उसे पास महसूस कर लेना ही उनके लिए सुकून था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। मिसेस मुलिन्स को जल्द ही एहसास हो जाता है जो वापस आया है वो उनकी बेटी नहीं है, वो कुछ और है, कुछ बेहद शैतानी। एक दोपहर वो हाथ में क्रॉस और बाइबल लेकर बी के कमरे में पहुंचती है। अंदर से अजीब बड़बड़ाने की आवाज आ रही होती है। वो क्रॉस उठाकर प्रार्थना शुरू करती है और सामने खड़ी बी भी ठीक वैसी ही हरकत करने लगती है। अचानक उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और पलक झपकते ही वो एक 8 फुट लंबे राक्षस में बदल जाती है। ये नजारा देखकर मिसेस मुलिन्स की चीख निकल जाती है। उसी वक्त मिस्टर मुलिन्स घर लौटते हैं। उन्हें अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं पत्नी का आधा चेहरा नोचा जा चुका है, आंखें बाहर निकाली जा चुकी हैं। वो किसी तरह बताती हैं वो हमारी बेटी नहीं है, वो एक दानव है और अभी वो मेरी आत्मा लेने वाला था। इसके बाद मिस्टर मुलिन्स उस कमरे को बाइबल के पन्नों से ढक देते हैं, एक पवित्र दीवार बना देते हैं। फादर पवित्र जल छिड़कते हैं और उस दानव को गुड़िया के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। उस दिन के बाद घर में फिर से शांति लौट आती है। दानव जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन बुराई कभी सच में खत्म नहीं होती। 12 साल बाद अपने किए पर पछतावे में मिस्टर मुलिन्स अपने घर को बदल देते हैं एक शरण स्थली में। अब यहाँ अनाथ लड़कियाँ और नन रहा करेंगी। इस बार यहाँ आने वाले हैं कुल 7 लोग, 4 बच्चियाँ और उनकी देखभाल करने वाली नन सिस्टर लिसा। घर बहुत बड़ा है, क्लासरूम, स्टडी रूम, सब कुछ मौजूद। क्योंकि मिस्टर मुलिन्स खुद एक बढ़ई हैं और घर का हर कोना उन्होंने सोच समझकर बनाया है। लेकिन बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। अंदर घुसते ही सब इधर उधर दौड़ने लगते हैं, अलमारियां खोलना, चीजें टटोलना शुरू। मिस्टर मुलिन्स उन्हें रोकते हैं, कहते हैं मैं और मेरी पत्नी नीचे रहते हैं, इस कमरे के अलावा तुम कहीं भी खेल सकते हो। इतना कहकर वो सबको ऊपर उनके कमरों में ले जाते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन जेनिस, वो पोलियो की मरीज है, उसका बायां पैर कमजोर है। ऊपर का सन्नाटा अजीब है, डरावना है। जेनिस को महसूस होता है जैसे कोई उसे अंधेरे से घूर रहा हो। तभी सफेद कपड़ों में एक साया पल भर के लिए सामने से गुजरता है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन तभी बाकी लड़कियां भी ऊपर आ जाती हैं। सबसे बड़ा कमरा 2 शरारती लड़कियां कब्जा कर लेती हैं। जेनिस अपनी दोस्त लिंडा के साथ एक छोटे से डबल बेड वाले कमरे में चली जाती है। तभी जेनिस की नजर सामने पड़ती है एक अजीब दरवाजे पर। उसके फ्रेम पर ऊंचाई नापने वाले निशान बने हैं, जैसे किसी बच्चे की बढ़त दर्ज की गई हो। जेनिस उत्सुक होकर हैंडल छूती है, अंदर झांकना चाहती है, लेकिन तभी मिस्टर मुलिन्स पीछे से आकर उसे रोक देते हैं। उनका चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहते हैं ये कमरा बंद है, यहाँ कोई नहीं जाएगा। जेनिस चुप हो जाती है। रात हो जाती है। सोते वक्त उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकता है। वो उठाकर पढ़ती है। उस पर लिखा है Come find me। उसे लगता है बाकी बच्चे मजाक कर रहे हैं। वो बैसाखी उठाती है और बाहर निकल पड़ती है। जब वो उसी बंद कमरे के पास पहुंचती है, एक और पर्ची बाहर आती है। उस पर लिखा है I'm here। दिन में मिली चेतावनी उसे याद आती है। कुछ पल वो रुकती है, फिर हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है। उसे हैरानी होती है, दरवाजा तो बंद ही नहीं था। अंदर जाते ही वो देखती है कमरा काफी बड़ा है, चारों तरफ गुड़िया ही गुड़िया रखी है। अंधेरे में वो सब बेहद डरावनी लग रही हैं। तभी जेनिस एक चादर हटाती है। नीचे पूरा घर का लकड़ी से बना मॉडल रखा है। हर कमरे में अलग रोशनी भी लगी है। वो समझ जाती है मिस्टर मुलिन्स वाकई बहुत हुनरमंद हैं। जेनिस उस मॉडल को ध्यान से देख रही होती है। तभी उसे एक छोटे से दरवाजे के अंदर एक चाबी दिखाई देती है। वो मॉडल में बने कमरे को गौर से देखती है और समझ जाती है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके बाईं तरफ असली दरवाजा। जेनिस चाबी उठाती है, धीरे से ताले में लगाती है। दरवाजा खुल जाता है। बचपन की जिज्ञासा मिस्टर मुलिन्स की सारी चेतावनियों पर भारी पड़ चुकी थी। दरवाजा खुलते ही अंदर बस एक गुड़िया रखी होती है। पहली नजर में कुछ खास नहीं, लेकिन उसकी आंखें इतनी असली जैसे अभी जिंदा हो, गीली, चमकती हुई। और जेनिस को लगता है अभी उसने पलक भी झपकाई। 2 सेकंड तक दोनों की नजरें मिलती हैं। जेनिस घबराकर फौरन दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन कुछ ही पल बाद दरवाजा अपने आप फिर से खुल जाता है। इस बार गुड़िया की दिशा बदल चुकी है। पहले वो सीधे दरवाजे की तरफ थी, अब थोड़ा दाईं ओर मुड़ी हुई। जेनिस खुद को समझाती है शायद उसे वहम हुआ है। वो फिर से दरवाजा बंद करती है और इस बार बाहर से ताला भी लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है दरवाजा फिर खुल जाता है और गुड़िया सीधे उसे घूर रही होती है। जेनिस का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो पास पड़ी एक सफेद चादर उठाती है
और गुड़िया के सिर पर डाल देती है। घबरा कर वो खिड़की की तरफ बढ़ती है, बाहर देखती है। मिस्टर मुलिन्स सामने वाले टूल शेड से लैंप लेकर इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन 2 कदम चलकर वो अचानक रुक जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो। जेनिस डर जाती है। वो बैसाखी उठाती है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही गुड़िया सफेद कपड़ा ओढ़े हुए अंदर से निकलकर उसके सामने आ खड़ी होती है। उसका रास्ता रोक लेती है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम जाता है, फिर न जाने क्यों वो उसे जाने देती है। तभी मिस्टर मुलिन्स पास आने लगते हैं और जेनिस भागकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगती है। रात गहराती है। आधी रात के बाद पास वाले कमरे में जैनी और मैरी कंबल ओढ़कर भूतों की कहानियां सुना रही होती हैं। धीरे धीरे डर का मजा बढ़ रहा होता है। तभी उनकी टॉर्च अचानक बंद हो जाती है और साथ ही घंटी जैसी आवाज जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। What's going on? चीख सुनते ही सिस्टर लिसा दौड़कर अंदर आती है। जेनी कांपते हुए बताती है उसने अभी अभी मिसेस मुलिन्स को खिड़की के पास खड़े देखा। मिस्टर मुलिन्स कहते हैं ये नामुमकिन है। मेरी पत्नी कई सालों से लकवाग्रस्त है। वो अपने कमरे से बाहर आ ही नहीं सकती। अगला दिन मिस्टर मुलिन्स किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मिसेस मुलिन्स सिस्टर लिसा को पानी के लिए बुलाती है। कमरे में रखी एक तस्वीर पर नजर पड़ती है। लिसा मुस्कुराकर कहती है बच्ची बहुत प्यारी है। मिसेस मुलिन्स की आवाज भर्रा जाती है। वो बताती हैं ये उनकी बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी ये पूरी बातचीत दरवाजे के बाहर खड़ी जेनिस सुन लेती है। अब उसे यकीन हो जाता है बगल वाला कमरा उसी लड़की का था। जाते जाते जेनिस दीवार से फोटो फ्रेम उतार लेती है। तस्वीर में बी और वही गुड़िया साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही जेनिस उसे एक तरफ रखती है अंधेरे में बी का चेहरा बदल जाता है। आंखें चमकने लगती हैं और वो एक दानव में बदल जाती है। ये देखकर जेनिस का खून जम जाता है। सच जानने के लिए वो एक बार फिर उसी कमरे में लौटती है। इस बार बिस्तर के पास रखा रेडियो अपने आप चालू है और गाना बज रहा है। उधर जेनिस को कमरे में ना पाकर उसकी दोस्त लिंडा भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। वो पूछती है ये किसका कमरा है? जेनिस कहती है मिस्टर मुलिन्स की बेटी का, लेकिन वो मर चुकी है। तभी पास रखी गुड़िया धीरे से अपना सिर घुमाती है सीधे लिंडा की तरफ। लिंडा डर से उछल पड़ती है और तुरंत भाग जाती है, लेकिन जेनिस वो अब भी कमरे में है। डर के बावजूद वो हर चीज ध्यान से देख रही है। जैसे ही वो फिर से घर के मॉडल की तरफ झुकती है उसे वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। तभी खिड़की के पास अचानक एक छोटी लड़की दिखाई देती है। जेनिस डरते हुए बोलती है हेलो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। धीरे से अपना शरीर घुमा लेती है। फिर एक आवाज आती है तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? खिड़की के पास खड़ी वो छोटी लड़की अचानक उसका चेहरा फटने लगता है। त्वचा पीछे खिसकती है और असली रूप सामने आता है। एक दानव। वो झपटती है और जेनिस की टांग पर गहरा घाव कर देती है। दर्द से जेनिस चीख पड़ती है। वो पूरी ताकत से कमरे से बाहर भागती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। सारे दरवाजे बंद हैं। गलियारा अंधेरे में डूब चुका है। घबराहट में वो पास खड़ी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाती है। उसे नीचे जाना है मिस्टर मुलिन्स के पास। चेयर चल पड़ती है, लेकिन आधे रास्ते वो अचानक रुक जाती है, फिर अपने आप वापस ऊपर चढ़ने लगती है। जेनिस बेल्ट खोलकर कूदती भी नहीं। वो बगल के हैंडल को इतनी जोर से पकड़ती है कि वो टूटने लगता है और तभी अचानक जेनिस कुर्सी से उछलती है, सीधे ऊपर से नीचे पहली मंजिल के लिविंग रूम में आ गिरती है। किस्मत अच्छी थी, नीचे कालीन बिछा था। वो मरती नहीं, बस नाक से खून निकल आता है। मिस्टर मुलिन्स उसे अस्पताल से चेकअप कराकर वापस घर लाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, बस अंदरूनी चोट है, आराम करना होगा। जेनिस सिस्टर लिसा से कहती है घर में कुछ है, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन लिसा विश्वास नहीं करती। वो कहती है मुश्किल से किसी ने हमें रहने की जगह दी है, अगर हम चले गए तो फिर सड़क पर आ जाएंगे। वो जेनिस को बाहर धूप में बैठा देती है। समझाने के बाद जेनिस भी थोड़ा शांत हो जाती है। कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेती है। तभी व्हीलचेयर हल्का सा हिलती है। वो सोचती है शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं। और तभी सामने टूल शेड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक नन के कपड़ों में कोई पीछे से आकर व्हीलचेयर को धक्का देता है। पहले जेनिस को लगता है ये सिस्टर लिसा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे काले भयानक पंजे दिखाई देते हैं। ये कोई और है, कहीं से भी आया हुआ। अगले ही पल वो उसे अंदर बंद कर देता है। व्हीलचेयर अपने आप एक तरफ सरक जाती है। स्पष्ट है कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ से निकले। तभी सामने रखी अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे अंदर से कुछ फूटकर बाहर आने वाला हो। जेनिस भागकर एक तख्ते के नीचे छिप जाती है। कुछ सेकंड बाद सब शांत, एकदम सन्नाटा, और फिर न जाने कहां से निकलकर उसके सामने आ खड़ी होती है। जेनिस चीखने के लिए मुंह खोलती है और उसी पल दानव उसके मुंह में कुछ काला सा उगल देता है। तभी आवाज सुनकर सिस्टर लिसा दौड़ती हुई आती है, दरवाजा खोलती है, पूछती है क्या हुआ? जेनिस पलट कर देखती है। अब वो मुस्कुरा रही है, कहती है मैं बस बंद हो गई थी, सब ठीक है। रात। जेनिस अब ऊपर नहीं सोना चाहती। वो नीचे सोफे पर लेट जाती है। उधर लिंडा अकेले ऊपर जाने से डर रही है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है बी के कमरे से चर्र चर्र की आवाज आती है। वो की होल से झांकती है। अंदर गुड़िया कुर्सी पर बैठी हिल रही है। लिंडा तुरंत दरवाजा खोल देती है, लेकिन कुर्सी खाली है। तभी तेज कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ती है। लिंडा घबरा जाती है, दौड़कर बिस्तर पर चढ़ती है
कंबल ओढ़ लेती है। उसी वक्त लाइट बंद, जैसे कोई बिस्तर पर चढ़ आया हो। डरते हुए वो नीचे झांकती है। फर्श पर विशाल पैरों के निशान। अगली सुबह लिंडा मिस्टर मुलिन्स से मिलती है। कहती है जेनिस बदल गई है, और वो कहती है उसने आपकी बेटी को देखा है। मिस्टर मुलिन्स सख्त आवाज में कहते हैं ये सच नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत पहले मर चुकी है। लिंडा बताती है जेनिस आपकी बेटी के कमरे में गई थी, वहाँ उस गुड़िया को देखने के बाद से वो अलग हो गई है। ये सुनकर मिस्टर मुलिन्स के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं गुड़िया तो मैंने छिपा दी थी, उसे जेनिस कैसे ढूंढ सकती है? और वो सख्ती से मना करते हैं उस गुड़िया के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर लौटते हैं उनकी सांस अटक जाती है। गुड़िया डाइनिंग टेबल पर रखी है, साथ में एक पर्ची, उस पर लिखा है आई फाउंड यू। तभी जेनिस व्हील चेयर पर बैठी धीरे धीरे उनकी तरफ आती है। मिस्टर मुलिन्स कहते हैं मैंने मना किया था ना उस कमरे में जाने से, लेकिन जेनिस चुप है। उसका चेहरा, उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं लगती। मिस्टर मुलिन्स समझ जाते हैं दानव उसे अपने कब्जे में ले चुका है। वो क्रॉस उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार दानव बहुत ताकतवर है। क्रॉस बेअसर। अचानक उनकी उंगलियां एक एक करके पीछे मुड़ने लगती है। चीख, और दानव उन्हें मार डालता है। आवाज सुनकर सिस्टर लिसा भागती हुई आती है। डाइनिंग रूम में पहुंचती है। मिस्टर मुलिन्स आंखें पलटी हुई जमीन पर पड़े हैं। उस रात लिसा बच्चों को सोने भेज देती है, लेकिन लिंडा को नींद नहीं आती। लिंडा अब यकीन कर चुकी है घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ वही गुड़िया है। वो चुपके से उसे उठाती है और घर से बाहर भाग जाती है। उसका इरादा साफ है, इसे कुएं में फेंक देना है। तभी सिस्टर लिसा पीछे से आ जाती है। लिंडा रोते हुए कहती है इसी ने मिस्टर मुलिन्स को मारा है, घर की हर बुराई की वजह यही है। और वो गुड़िया को सीधे कुएं में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो झुककर नीचे देखती है, अचानक कुएं के अंदर से एक विशाल हाथ निकलता है और उसे पकड़ लेता है। लिंडा चीखती है। सिस्टर लिसा पीछे से खींचकर उसे बचा लेती हैं। दोनों हाफ रही होती हैं। उन्हें लगता है अब सब खत्म, लेकिन जब वो अंदर लौटती है सोफे पर वही गुड़िया फिर रखी है। तभी उन्हें पता चलता है जेनिस गायब है। लिसा बच्चों को उसे ढूंढने भेजती है, खुद गुड़िया लेकर मिसेस मुलिन्स के कमरे में जाती है। पूछती हैं ये सब क्या है? गुड़िया देखते ही मिसेस मुलिन्स बुरी तरह डर जाती हैं। कहती हैं इसे दूर करो। वो वापस आ गई है। फिर वो अपनी बेटी बी की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बता देती है। और जब लिसा उनके मास्क के नीचे आधा उधड़ा हुआ चेहरा देखती है वो भी सन्न रह जाती है। उधर दूसरी तरफ बच्चे जेनिस को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो अब चल सकती है। उसकी लंगड़ी टांग ठीक हो चुकी है और वो अजीब बातें करते हुए उन पर चाकू तान देती है। तभी लिसा वहाँ पहुँचती है। वो चिल्लाकर कहती है जेनी सब लोग भागो, पुलिस बुलाओ, जेनिस को वो खुद संभालेंगी। बच्चे निकलते समय मिसेस मुलिन्स को भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कमरा खून से भरा है। मिसेस मुलिन्स दीवार पर टंगी है, कमर से 2 टुकड़ों में बंटी हुई। ऊपर लिसा लिंडा और बाकी बच्चों को ढूंढ लेती है। वो कहती हैं जल्दी भागो, लेकिन लिंडा का चेहरा जम जाता है। वो दरवाजे की तरफ देख रही है। जेनिस अब वहाँ खड़ी है, छुपी हुई, घात लगा। लिसा समझ जाती है ये अब इंसान नहीं। वो हाथ जोड़कर बाइबल की आयतें पढ़ने लगती हैं, लेकिन ये दानव बहुत बड़ा है। कुछ ही सेकंड में लिसा हवा में उठ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लिंडा भाग जाती है, पास के एक कमरे में छुपती है, लेकिन सारे रास्ते बंद हैं, खिड़की भी नहीं खुलती। तभी बाहर से दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ती है। घबराकर वो देखती है कमरे में एक और रास्ता है, एक तरह का मैनुअल लिफ्ट। रस्सी खींचकर ऊपर नीचे जाना पड़ता है। वो तुरंत उसमें बैठकर नीचे उतर जाती है। कुछ देर बाद वो खुद को एक तहखाने में पाती है। चारों तरफ क्रॉस लगे हैं, दीवारों पर खून फैला है। वो नीचे देखती है और जम जाती है। मिसेस मुलिन्स आधा शरीर घसीटते हुए उसकी तरफ रेंग रही है। लिंडा तुरंत वापस लिफ्ट पर चढ़ती है, जान बचाकर ऊपर भागती है। ऊपर पहुंचकर वो बाइबल से ढके कमरे में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन जेनिस फिर आ जाती है। आई फाउंड यू, सीधे मर जाओ। तभी अचानक कुछ होता है, जैसे लिसा ने किसी तरह थोड़ी देर के लिए दानव को रोक लिया। वो जेनिस को पकड़कर उस अलमारी जैसे कमरे में बंद कर देती है। कुछ देर बाद पुलिस और चर्च के लोग पहुंचते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर सिर्फ गुड़िया है। दीवार में एक बड़ा सा छेद, मतलब जेनिस भाग चुकी है। पूरे इलाके में तलाश होती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। एक अनाथालय, मिस्टर और मिसेस हिगिंस एक बच्ची को गोद लेने आए हैं। मैट्रन कहती है ये लड़की बहुत शांत है, ज्यादा बोलती नहीं। हेलो स्वीटी, मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस तुमसे मिलने आए हैं। बच्ची धीरे से देखती है। तुम्हारा नाम? वो कहती है एनाबेल। कितना प्यारा नाम। कपल उसे एक तोहफा देते हैं और कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर झूम करता है। एक हल्की मुस्कान जिसमें मासूमियत कम और शैतान ज्यादा है। यहीं से शुरू होती है असली तबाही।